हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी में हम फर्दर कंक्लूजन करेंगे कि जो हमारे सबसे हायर लेवल का जो क्वेश्चन होगा, जिसमें हम किसी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे गिवन सर्किट का, उसका एक लास्ट क्लास हमारे पास अवेलेबल है। हम इसमें ये देखेंगे कि ये टिपिकल सर्किट में हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्लियर डिफाइन किया था, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि आपको कोई भी दो टर्मिनल गिवन होगा। अगर कोई भी दो टर्मिनल अगर आपके पास गिवन है तो वो दो टर्मिनल के बीच का इंटरमीडिएट अगर आप फाइंड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्लियर लिखा है टू फाइंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। मतलब आपको कहने का मतलब है आपके सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, इस पर्टिकुलर सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, वो सारे रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना ही होगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फिर से आपका स्वागत है टेस्ट क्विज में। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले क्या अवेलेबल है, देखिए हम यहाँ पर करंट के फ्लो को देखते हैं। करंट का फ्लो हमारा कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को मार्क कर लीजिए। जैसे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मार्क किया, अब यहाँ ध्यान से देखिए जो फ्लो होगा वो करंट आई फ्लो होगा। ये पूरा करंट आई है। यहाँ पर इसका एक नोड अवेलेबल है, जैसे इसके पास नोड अवेलेबल है यहाँ करंट स्प्लिट होगा, उतने ही फॉर्म पे स्प्लिट होगा जितना ये नोड आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है। यहाँ कितने में डिवाइड हो रहा है, दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो करंट भी कैसे डिवाइड होगा, दो फॉर्म पे स्प्लिट होगा। अगर ये दो फॉर्म पे स्प्लिट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर भी एक इसका करंट होगा, यहाँ पर भी इसका दूसरा करंट अवेलेबल होगा। ये करंट हो जाएगा I1, ये करंट हो जाएगा I2। क्लियर? अब जैसे देखिए करंट फर्दर आगे प्रोसीड करेगा, इसके एक और नोड मिला है, इस नोड पे भी ये दो फॉर्म पे डिवाइड होगा। क्लियर? इसको मान के चल सकते हैं आप I2, इसको I3 मान लीजिए आप, और इसको I4 मान लीजिए। फिर आगे फर्दर जाएगा, फर्दर जाने के बाद इसमें ये कोलैप्स करेगा और R7 से पास करेगा। लेकिन R7 में कौन सा करंट आएगा, R7 में करंट आएगा I1। आया आपको समझ में? R7 में कौन सा करंट आया, I1 आपके पास आया है। R4 में कौन सा करंट आ रहा है, I2 आ रहा है। ये भी फर्दर प्रोसीड होगा। फर्दर प्रोसीड होने के बाद कौन से रेजिस्टेंस में आएगा, R5 और R6 पे। तो R5 और R6 में जैसे ही प्रोसीड होगा तो इसके पास कौन से अमाउंट ऑफ करंट आएगा, इसके पास आएगा करंट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा I5 और यहाँ पर आ जाएगा I6। ये फर्दर प्रोसीड होगा, टोटल करंट इसके पास क्या अवेलेबल है, I2। आगे जाने के बाद इसके पास करंट आ जाएगा I, इसको ये फर्दर प्रोसीड करेगा। अब देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर करंट का एक डायग्राम बन चुका है, जिस करंट का हम क्लियर बोल सकते हैं कि कौन सा अमाउंट ऑफ करंट किस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं? हम यहाँ पर क्लियर बोल सकते हैं कि कौन सा अमाउंट ऑफ करंट किस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या बनेगा, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको ये बनेगा कि आप ये बता सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है और कौन सा रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन को फॉर्म कर रहा है। इसके कारण इस टिपिकल हाइब्रिड कनेक्शन को सॉल्व करना काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्शन को फॉर्म करना। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कंसिडरेशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट कंसिडर में देखिए आप क्या लिखते हैं, आप किसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट में, मान के चलिए आप R2 और R3 को कंसिडर करके चल रहे हैं। आप किसको कंसिडर किए हैं, रजिस्टर R2 और रजिस्टर R3 को। कैसे है, रजिस्टर R2 और R3 दोनों के दोनों किस में, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको लिखना जरूरी है। तो लिख दीजिए यहाँ पर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करके। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा मतलब बार बार आपको ये टिपिकल में आपको इंटीमेट करता हूं कि आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को राइटअप में ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे पता है आप बोलेंगे सर मुझे तो पता है इसका सीरीज है कि पैरेलल है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर जब आपके पेपर को इवेलुएट करेगा तो ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान से रखेगा कि आपने जो क्वेश्चन और आंसर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया है कि नहीं किया। इसीलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है कि ये सीरीज कनेक्शन है कि ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपके मार्क्स को डिड्यूस नहीं कर सकता उस केस पे। क्लियर? अब R2 और R3 आपके पास पैरेलल कनेक्शन में आ गए हैं, तो आप सबसे पहले इसका रेटिंग देख लीजिए कि किस रजिस्टर का कितना रेटिंग है। हम मेंशन कर देते हैं, मान लीजिए 2 ओम का है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 4 ओम का हो गया, ये भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 4 ओम का है, ये मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का है मान लीजिए,
इसको मान लीजिए 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मान लीजिए 6 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर? हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है R2 और R3। तो देखिए ध्यान से, R2 और R3 किस फॉर्म पे है? पैरेलल फॉर्म पे है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट 1। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट 1। तो R इक्विवेलेंट 1 में आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल आ जाएगा, सबसे इजी, 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज को प्लेस कीजिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा वैल्यू? R2 की वैल्यू क्या आपके पास 4 और R3 की वैल्यू को भी प्लेस कर दीजिए। चलिए हम दोनों वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर रहे हैं। प्लेस करने के बाद एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 2/4 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। 1/2 आपके पास क्या आया है? 1/2 आपके पास आया है R इक्विवेलेंट 1। 1/2 क्या है आपके पास? R इक्विवेलेंट 1। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे कि 1/, के फॉर्म पे तो आप लिख नहीं सकते, इनवर्स के फॉर्म पे। अगर आप इनवर्स के फॉर्म पे नहीं लिख रहे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट 1 इक्वल्स टू 2 ओम। आ गया आपके पास R इक्विवेलेंट 1। और R इक्विवेलेंट 1 किसको किसको लेके सॉल्व हुआ है? R इक्विवेलेंट 1 सॉल्व हुआ है R2 और R3 रेजिस्टर को यूज करके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। फर्दर हम करके चलते हैं सेकंड कंसिडरेशन। आप देखिए सेकंड कंसिडरेशन में आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखिए आप सेकंड कंसिडरेशन। तो देखिए सेकंड कंसिडरेशन में आपके पास क्या आएगा? कौन सा रजिस्टर ले रहे हैं आप? R5 और R6। ज्यादातर हम सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो सेकंड कंसिडरेशन में हमारे पास आ गया R5 रजिस्टर एंड R6 रजिस्टर। ये कैसे कनेक्टेड है? R5 R6 आपके ये कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये कनेक्टेड है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो आपने यहाँ स्पेसिफाई किया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब देखिए हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट 2। 1/R इक्विवेलेंट 2 क्यों आएगा? क्योंकि R इक्विवेलेंट 1 R2 और R3 के लिए था, तो R5 और R6 के लिए R इक्विवेलेंट 2। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्या क्या वैल्यूज है इसके पास? 6 और 12। यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम आपके यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? ये 2 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 3/12। 3/12 को आप लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट 2 आपके पास कितना आ गया? 1/4 ओम। अगर R 1/R इक्विवेलेंट यानी कि अगर रेसिप्रोकल पे है, अगर इसको नॉर्मल फॉर्म पे लिखेंगे तो कैसे आएगा आपके पास? ये नॉर्मल फॉर्म पे आएगा R इक्विवेलेंट 2 इक्वल्स टू 4 ओम। ये आ गया आपके पास R इक्विवेलेंट 2 4 ओम। R इक्विवेलेंट 1 भी आपके पास अवेलेबल है, R इक्विवेलेंट 2 भी आपके पास अवेलेबल है। अब चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हम लेके चलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए आपके पास क्या रेजिस्टेंस बचा है? R4 और R इक्विवेलेंट 2। अब देखिए ध्यान से हमारे पास क्या रेजिस्टेंस बचा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से सर्किट बनाते हैं ताकि ईजी हो जाए। अब आपके पास सर्किट कुछ बनेगा ऐसे। कैसे? ये आपने ड्रॉ किया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को स्पेसिफाई किया, आपने वन वे की को यहाँ बनाया। वन वे की को बनाने के बाद अब आपका क्या आ जाएगा? R4 और R इक्विवेलेंट 2 यहाँ से रेजिस्टेंस आएंगे, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया है R4, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस आ गया है R इक्विवेलेंट 2। क्लियर? ये फर्दर प्रोसीड होगा। प्रोसीड होने के बाद यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस आ गया है R1, यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस आ चुका है R इक्विवेलेंट 1, यहाँ से इसके पास एक रेजिस्टेंस मिला है R7, तो हमारे पास इस सर्किट में दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अवेलेबल है। क्लियर है? क्या क्या अवेलेबल है? R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2। एक बार आप करंट का डायग्राम देख लीजिए कि करंट का फ्लो कैसे होगा। जो करंट आपका स्प्लिट हुआ था, सबसे पहले करंट आपके पास आया था I1, फिर आपके पास आया था I2। अब सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो होगा, कोई तो चेंजेस नहीं आएंगे करंट पे। क्लियर? अगर करंट पे चेंजेस नहीं आ रहे तो टोटल इस पूरे लाइन पे I2 ही रहेगा और यहाँ पर आपको कौन सा करंट आ जाएगा? I। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ब्लू को लेके चलिए R4 और R इक्विवेलेंट 2। अगर आप R4 और R इक्विवेलेंट 2 को कंसिडर करके चल रहे हैं आप, तो देखिए आपके पास क्या अवेलेबल होगा। तो हमारे पास आ जाएगा अब थर्ड कंसिडरेशन। कौन सा कंसिडरेशन आएगा हमारे पास? थर्ड कंसिडरेशन, जिसमें आप किसको ले रहे हैं? R4 को कंसिडर कर रहे हैं और R इक्विवेलेंट 2 को। तो R4 और R इक्विवेलेंट 2 किस फॉर्म पे कनेक्शन है? ये है आपके सीरीज। तो यहाँ लिख दीजिए आप, ये है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन पे। क्लियर?
अब R4 और इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन पे है, तो नया इक्विवेलेंट को लेके चलिए सॉल्व कीजिए। तो नया इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट 3 इक्वल्स टू R4 प्लस R इक्विवेलेंट 2। R4 की वैल्यू देखिए कितने आपके पास अवेलेबल है, R4 की वैल्यू 2 ओम है और R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू 4 ओम है। तो सिंपल दोनों की वैल्यू को प्लेस कीजिए, ऐड ऑन कीजिए, तो आपके पास अवेलेबल है R इक्विवेलेंट 3। क्लियर, R इक्विवेलेंट 3 किसको रिड्यूस हुआ है, R इक्विवेलेंट 3 रिड्यूस हुआ है R4 और R इक्विवेलेंट 2 को। अब नेक्स्ट कंसिडर करके चलिए, आप किसको कंसिडर करेंगे, आप नेक्स्ट में कंसिडर करेंगे R1, R इक्विवेलेंट 1 और R7। ये हो जाएगा आपका फोर्थ कंसिडरेशन, हो जाएगा फोर्थ कंसिडर, जिसमें आप किसको ले रहे हैं, आप ले रहे हैं R1 को ले रहे हैं, R इक्विवेलेंट 1 को भी ले रहे हैं और R7 को ले रहे हैं। और ये सारे के सारे किस कनेक्शन में हैं, ये सारे के सारे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था आपको लिखना कंपलसरी है कि कनेक्शन सीरीज में है कि पैरेलल में है। क्लियर, अब आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, आपने R3 तक कैलकुलेट किया, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट 4 इक्वल्स टू R1 प्लस R इक्विवेलेंट 1 प्लस R7। सारी वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए, आप R1 की भी वैल्यू स्पेसिफाई कीजिए यहाँ पर, फिर R इक्विवेलेंट 1 की भी वैल्यू यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दीजिए। R इक्विवेलेंट 1 आपके पास भी अवेलेबल होगा, देखिए R इक्विवेलेंट 1 आपके पास अवेलेबल है और R7 की भी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, उसको भी यहाँ स्पेसिफाई कीजिए। तो आपके पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट 4, कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट 4 की। मतलब आपने टोटल, अब देखिए आप किसको लेके चलेंगे, R इक्विवेलेंट 4 है आपका, ये दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन का सीरीज, और R इक्विवेलेंट 3 आ जाएगा इसका। लेकिन ये दोनों कैसे कनेक्शन है, R इक्विवेलेंट 3 और R4 ये आपके पैरेलल पे हैं। तो आप लास्ट कंसिडरेशन आपके पास आ जाएगा, यानी कि फिफ्थ कंसिडरेशन आपके पास आएगा। फिफ्थ कंसिडरेशन आप किसको लेके चल रहे हैं, फिफ्थ कंसिडरेशन आप लेके चल रहे हैं R इक्विवेलेंट 3, आप लेके चल रहे हैं R इक्विवेलेंट 3 और R इक्विवेलेंट 4। R इक्विवेलेंट 3 R इक्विवेलेंट 4 आपके पास कहाँ से आया है, ये जब सॉल्व की हैं आप तो आपके पास आया है R इक्विवेलेंट 4, और ये जब सॉल्व की हैं आप तो आपके पास आया है R इक्विवेलेंट 3। तो ये दोनों आपके किस कॉम्बिनेशन में, जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल। अगर ये मेरा किस कॉम्बिनेशन में है, ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या करेंगे, एक लास्ट आपके पास रेजिस्टेंस आएगा जो इक्विवेलेंट होगा, वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 5, वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 3 प्लस 1/R इक्विवेलेंट 4। आया समझ पे, वैल्यूज को बस पुट आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 और 10। क्लियर, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा प्लस 1/10। क्लियर, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 6 हो जाएगा, मतलब ये 16/60 हो जाएगा। 16/60 का आप नॉर्मल फॉर्म पे लिख सकते हैं, जैसे कि 8/30। तो आपके पास फाइनल क्या आया, आपके पास आया R इक्विवेलेंट 5, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल है, R इक्विवेलेंट 5 के पास अवेलेबल है 30/8 ओम। R इक्विवेलेंट 5 की वैल्यू क्या अवेलेबल है, 30/8 ओम। R इक्विवेलेंट 5 कहाँ है, जब आप ये पूरे सर्किट को जब आप रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 5 आएगा, जो आ रहा है 30/8। इसको और भी आप कैंसिल करके डेसिमल के फॉर्म पे लेके जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको डेसिमल में लेके जा रहे कि नहीं। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप फ्रैक्शन में भी लिखते हैं तो आपके लिए आंसर पूरा कंप्लीटली फुलफिल्ड है और सेटिस्फाइड है। एग्जाम में बस ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है, आपको 3 चीज में ध्यान देना है। पहला ये होगा, आपको डायग्राम में एरो को इंडिकेट करना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन ऑफ करंट किस रेजिस्टर से जा रहा है, ताकि आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों को पता चले। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, जब आप रेजिस्टेंस में सब वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहे हैं तो आप ये कंसीडर करके चलिए कि कौन से रेजिस्टेंस को मैं पहले सॉल्व करूंगा तो सर्किट मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टार्टिंग में सॉल्व कीजिए, ताकि सीरीज कॉम्बिनेशन जब बचेगा तो सिंपल उसको समेशन के फॉर्म पे इजीली ऐड ऑन करेंगे तो आपका आंसर आपके पास अवेलेबल होगा। और थर्ड आपके मेन कंसिडरेशन ये है कि आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। कौन सा डायग्राम बनाएंगे आप, रिड्यूस डायग्राम बनाएंगे, जिसमें आपका डेटा रिड्यूस्ड होगा और उसके फॉर्म पे आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच क्लास, हमारे क्लास में जुड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हमें मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ साथ। तब तक हमारे चैनल में जुड़े रहिए। टेस्ट क्विज।